जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं कि अपने जो हमारे एनालिटिकल टूल्स होते हैं उनको जनरल पर्पस यूज्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके हम अकाउंटिंग डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक बोला है वर्ल्ड के जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी इनकम स्टेटमेंट शामिल है, बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, शेयर होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट शामिल है। इन स्टेटमेंट्स के ऊपर हम अपने डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स को अप्लाई करेंगे जिनकी मदद से हमारा अकाउंटिंग डाटा ट्रांसफॉर्म होगा एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, और फिर इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर। इसकी मदद से स्टूडेंट जो डिसीजन मेकिंग के अंदर गैस और अनसर्टेनिटी का एलिमेंट पाया जाता है वो रिमूव हो जाता है और हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मैं इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि एक्सपर्ट्स की जजमेंट को बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, नहीं। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन जो है एक्सपर्ट्स को जजमेंट देने में हेल्प करेगी। जजमेंट होगी जरूर लेकिन इसकी मदद से जजमेंट में इजीनेस आएगी और ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी ये वाली इंफॉर्मेशन जो है। तो इससे ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में इफेक्टिवनेस आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस का पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट जो इस एनालिसिस की मदद से इंफॉर्मेशन हमने हासिल की है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले लोगों को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर में स्टूडेंट शामिल हैं आपके मैनेजर्स, ऑफिसर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स, बजट डायरेक्टर्स, रिसर्च डिपार्टमेंट वगैरह, ये सारे आपके इंटरनल यूजर्स हैं। ये इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे कंपनी को स्ट्रेटेजिकली मैनेज और ऑपरेट करने के लिए, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी इन बिजनेस रिगार्डिंग द प्रोवाइडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। और एक्सटर्नल यूजर जो है वो डायरेक्टली तो नहीं इन्वॉल्व होते कंपनी को रन करने के लिए, लेकिन वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं कि अपने जो उनके डिसीजंस हैं, अपने जो गोल्स हैं उनको बेहतर करने के लिए, उनको बेहतर तरीके से अचीव करने के लिए वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। अब एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन शामिल है? शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लैंडर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। ये तमाम हमारे क्या हैं? एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं और ये अपने अपने मकासद को अचीव करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरह के और भी जो इसके यूजेस हैं उनको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। मसलन आपके शेयर होल्डर्स और जो क्रेडिटर्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे कंपनी के प्रोस्पेक्टस को इस हवाले से देखें कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेहतर होगा या बेहतर नहीं होगा। इन्वेस्टिंग और लैंडिंग डिसीजंस के लिए वो इसको यूज कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है मैनेजमेंट के डिसीजंस को मॉनिटर करने के लिए। एम्प्लॉइज और यूनियंस जो है वो इसको लेबर नेगोशिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। सप्लायर इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अपनी क्रेडिट टर्म्स के लिए। कस्टमर इसको यूज कर सकते हैं अपने सप्लाई रिलेशंस इन पब्लिक अपना फर्म के साथ एस्टेब्लिश करने के लिए। तो लिहाजा स्टूडेंट इस तरह से जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो अपने मकासद के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को वो यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें कंपनी के डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट एरियाज के ऊपर फोकस करके कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना होता है। तो इस मकसद के लिए 4 मेजर हमारे पास एरियाज हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे और इन एरियाज को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 4 जो एरियाज हैं इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन से हमारे पास 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहला बिल्डिंग ब्लॉक है इसमें लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी का। ये ब्लॉक इस चीज को एड्रेस करेगा कि फर्म के अंदर शॉर्ट टर्म अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने की क्या एबिलिटी है और अपने रेवेन्यू को जनरेट करने में ये फर्म कितनी एफिशिएंट है। दूसरा हमारे पास ब्लॉक है सॉल्वेंसी का। ये ब्लॉक हमें बताता है कि फर्म के अंदर अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने और अपने रेवेन्यूज को जनरेट करने की क्या सलाहियत है। तीसरा ब्लॉक हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी का। ये ब्लॉक हमें बताता है कि फर्म के अंदर सफिशिएंट रिवॉर्ड देने की और फाइनेंसिंग को अट्रैक्ट करने की क्या एबिलिटी है। चौथा ब्लॉक हमारे पास आता है मार्केट प्रोस्पेक्टिव्स का। ये ब्लॉक हमें बताता है कि फर्म के अंदर कितनी सलाहियत है कि मार्केट के अंदर वो अपना इमेज बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर पाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है 4 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे तो हमें फोकस करना होता है और इस तरह से हम कंपनी के जो डिफरेंट एरियाज हैं उनके हवाले से कंपनी की पोजीशन के ऊपर, फाइनेंशियल कंडीशन और परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट बात आती है इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस के ऊपर कि जब हमने ये एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना है तो हमें क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में एनालिटिकल टूल्स को जर्नल पर्पस स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। वो जर्नल पर्पस स्टेटमेंट कौन सी थी? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी और 4th वन थी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और डिफरेंट किस्म के नोट्स। तो यही स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें जरूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए। तो स्टूडेंट ये जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी इसको जब हम डिसीजन मेकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रेडिट के लिए और दूसरे बिजनेस के डिसीजन के लिए यूज करते हैं तो इसको कहा जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नाम देते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर यूजफुल मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट, लेबर एंड अदर बिजनेस डिसीजन इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। स्टूडेंट इसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इसके अलावा डिफरेंट प्रेस रिलीजेस, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, फॉरकास्ट और मैनेजमेंट लेटर्स वगैरह भी शामिल होते हैं। स्टूडेंट जब हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं तो जो डिफरेंट मेजर्स हमने कैलकुलेट की हैं इनको इंटरप्रेट करने के लिए हमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है। ये देखने के लिए कि क्या कोई चीज बैड है, गुड है या एवरेज है, परफॉर्मेंस को इस हवाले से चेक करने के लिए, जजमेंट देने के लिए फिर हमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है, डिफरेंट बेंचमार्क की जरूरत होती है। अब हम उन बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास बेंचमार्क या स्टैंडर्ड क्या है? इंट्रा कंपनी, यानी विद इन कंपनी आपने कंपैरिजन करना है। इसमें क्या हो सकता है कि कंपनी की करंट ईयर की जो परफॉर्मेंस है इसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर लें। कंपनी के अपने ही डाटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चेक करना कि क्या पहले की निस्बत बेहतरी आई या एडवर्स पोजीशन पे हम गए। ये स्टैंडर्ड आपका इंट्रा कंपनी कहलाता है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप अपने एक या एक से ज्यादा मेजर जो कंपीटिटर मार्केट के अंदर मौजूद है उसके साथ अपना कंपैरिजन कर लें। और तीसरा होता है कि इंडस्ट्री डाटा। इसमें स्टूडेंट ओवरऑल इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो ली जाती है।
और ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट एजेंसीज से हासिल की जा सकती है जो मुख्तलिफ एजेंसीज इंडस्ट्रीज का डाटा कलेक्ट करके एक एवरेज कैलकुलेट करती हैं। फिर इसके बाद बात आती है गाइडलाइंस के ऊपर। कुछ रूल्स ऑफ थंब स्टैब्लिश किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो उस रूल ऑफ थंब के मुताबिक भी हम इसको स्टैंडर्ड को चेक कर सकते हैं। मसलन जैसे कि स्टैंडर्ड बना दिया कि करंट रेशो का 2:1, लिक्विड रेशो का बना दिया गया 1:1। अब इस स्टैंडर्ड के साथ हम अपनी कंपनी की रेशो को कंपेयर करके हम कमेंट कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। लेकिन इसके लिए रूल ऑफ थंब बनाने के लिए डेफिनेटली हमें काफ़ी इसकी बैक पे चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्सपीरियंस हमारा मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट जो है कंपैरिजन के तरीकाकार हमने डिस्कस किए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टूल्स ऑफ एनालिसिस के ऊपर। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिफरेंट किस्म के टूल्स अप्लाई करने हैं। अब वो टूल्स कौन से और क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला टूल है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो स्टूडेंट, ये कंपनी की अपनी ही फाइनेंशियल कंडीशन और परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन है। जैसे कि भी हमने बात की कि कंपनी की करंट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को पिछले साल की जो परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल कंडीशन है उसके साथ कंपेयर कर लें। फिर इसके बाद आता है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में स्टूडेंट्स कंपैरिजन होता है किसी एक बेस अमाउंट के साथ। डिफरेंट आइटम्स का जो कंपैरिजन है वो किसी एक बेस अमाउंट के साथ किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा जो टूल यूज हम करेंगे वो है हमारे पास के डिफरेंट मेजरमेंट्स, डिफरेंट रेशियोज को हम जो है वो कैलकुलेट करके एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी पोजीशन इस वक्त क्या मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 मेजर टूल्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। अब रिमेनिंग चैप्टर हमारा इन्हीं के ऊपर डिस्कशन में है। तो इसमें अब हम जो है सबसे पहले देखते हैं अपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को। मैंने भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को, लेकर मैं दोबारा एक दफा बता रहा हूं कि ये स्टूडेंट आपके एक टाइम पीरियड को कवर करेगा। उस टाइम पीरियड के दौरान एक पीरियड की परफॉर्मेंस दूसरे के साथ, दूसरे के तीसरे के साथ, तीसरे के चौथे के साथ, इस तरह से कंपेयर करके हम लेकर चलेंगे। हॉरिजॉन्टली हम चलेंगे, यानी ये एनालिसिस आप यूं कहें मूवमेंट होती है इसकी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। हमें एट अ ग्लांस पता चल जाता है कि क्या इंप्रूवमेंट आ रही है या इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। यानी ये क्रॉस टाइम एनालिसिस है आपका। तो स्टूडेंट, इस मकसद के लिए फिर हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होंगी कि आप एक ही फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट ईयर्स का डाटा लेकर आए। एक ही इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2, 3, 4, 5 साल का आपका डाटा मौजूद हो ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कहा जाता है, और उनके लिए जो फॉर्मेट डेवलप होगा वो कंपैरेटिव फॉर्मेट कहलाएगा। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट शो करवा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये आपकी एक बैलेंस शीट है। फॉर्मेट एक ही यूज किया गया है, लेकिन इसके अंदर 2010, 2009 का डाटा आपको शो हुआ है। आगे डॉलर चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह आपको जितने साल का डाटा एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर चाहिए होगा उतने हम कॉलम ऐड करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, जब हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो हमने चेक करना है चेंज कितना आया है। तो इस चेंज को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है वो आपको अब स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि चेंज जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए एनालिसिस पीरियड अमाउंट, जिस पीरियड का आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं उसमें से बेस पीरियड की अमाउंट को माइनस कर दें, आपके पास चेंज इन अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट, ये जो चेंज इन अमाउंट है ये कोई ज्यादा यूजफुल नहीं, कोई मीनिंगफुल नहीं ज्यादा होती। तो इसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उस चेंज को
बेस पीरियड की अमाउंट के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जिससे परसेंटेज आ जाएगी। अब हमें कंपैरिजन करने में आसान हो गई नहीं होगी कि हमारे पास कितने परसेंट चेंज हुआ है बेस पीरियड से, कितने परसेंट बेस पीरियड से बेहतरी आई, कितने परसेंट बेस पीरियड से एडवर्स हम मूव किए। तो इसलिए परसेंटेज को फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट शो करवाई थी। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स भी डेवलप की जाती है, और वहां पे हम जितने ईयर्स का डाटा लेना चाहिए वो ले सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अब नजर आ रही होगी। स्टूडेंट इसके बाद बात करते हैं हम अपने ट्रेंड एनालिसिस की। स्टूडेंट ट्रेंड एनालिसिस के और भी नेम हमारे पास मौजूद है, जिसको ट्रेंड एनालिसिस को हम कहते हैं ट्रेंड परसेंट एनालिसिस, इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस भी कहा जाता है। बेसिकली स्टूडेंट ट्रेंड एनालिसिस जो है ये आपके हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की ही एक फॉर्म है, और ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इस बात को रिवील करेगा कि हमारे डाटा के अंदर जो सक्सेसिव पीरियड है इनमें कोई खास पैटर्न वगैरह एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसको का जो आपका चेंज है ट्रेंड एनालिसिस का वो यही है कि एनालिसिस पीरियड की जो अमाउंट है इसमें से बेस पीरियड की अमाउंट को माइनस नहीं करना, सिंपल बेस पीरियड की अमाउंट के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये नीचे एक टेबल है, इस तरह से हम अपनी परसेंटेजेस कैलकुलेट करके अपना ट्रेंड जो है चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या इस वक्त डाटा के अंदर चल रहा है, कोई खास पैटर्न मौजूद है, क्या कोई अमाउंट किसी खास पैटर्न से बढ़ रही है या खास पैटर्न से डिक्रीज हो रही है। तो ये हमें ट्रेंड एनालिसिस से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं वर्टिकल एनालिसिस की। स्टूडेंट वर्टिकल एनालिसिस में क्या है कि बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के तमाम आइटम्स को किसी एक बेस अमाउंट की परसेंटेज की फॉर्म में जाहिर करते हैं। अब यूं कह लें आप कि आप तमाम इंफॉर्मेशन जो बैलेंस शीट पे है उसे किसी एक बेस अमाउंट की परसेंटेज की सूरत में प्रीपेड करना है नई बैलेंस शीट को परसेंटेज की फॉर्म में। तो वो जो परसेंटेज की फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट प्रीपेड होती है, जो स्टेटमेंट्स इस हालत में परसेंटेज की फॉर्म में, उनको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट मैं अभी एक बात बार बार कर रहा था कि किसी बेस अमाउंट की फॉर्म में प्रेजेंट करना तमाम आइटम्स को, तो ये बेस अमाउंट क्या होगी। तो स्टूडेंट ये जो बेस अमाउंट है ये इनकम स्टेटमेंट के लिए हम सेल को बेस अमाउंट यूज करेंगे, और बैलेंस शीट में जो है वो हम इसको टोटल एसेट्स को बेस अमाउंट यूज करेंगे। अब बात आपको ज्यादा क्लियर हो गई कि इनकम स्टेटमेंट के तमाम आइटम्स को सेल की परसेंटेज में प्रेजेंट करना और बैलेंस शीट के तमाम आइटम्स को टोटल एसेट की परसेंटेज में प्रेजेंट करना, और इसकी मदद से जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सामने आएगी परसेंटेज की फॉर्म में, उसको हम कहेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट का नाम दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट कॉमन साइज परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट होती है, इसका फार्मूला अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि एनालिसिस की जो अमाउंट है उस अमाउंट को बेस अमाउंट के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो अब आपको मैं एक कॉमन साइज और कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है वो शो करवा रहा हूं। कंपैरेटिव ये आपको नजर आ रहा है, कंपैरेटिव इसलिए कि इसमें 2010 और 2009 का डाटा है, और कॉमन साइज इसलिए कि 2010 और 2009 के डाटा को वर्टिकल एनालिसिस करते हुए परसेंटेज की फॉर्म में भी आगे वाले कॉलम में प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह जो परसेंटेज की फॉर्म में स्टेटमेंट्स बनती हैं उनको हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं, और इस डाटा को हम जो है कॉमन साइज जो स्टेटमेंट्स में हमने डिफरेंट परसेंटेजेस कैलकुलेट की, इनको हम ग्राफ की सूरत में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको हम कहते हैं कॉमन साइज ग्राफ का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये दो टूल हमने डिस्कस किए, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक वर्टिकल एनालिसिस।
इसके बाद तीसरा जो टूल हमने यूज करना होता है वो है हमारे पास रेशो एनालिसिस का, जिसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम अपने इंशाल्लाह ताला कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक हम स्टॉप करेंगे। अपना जो हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या, इसका पर्पस क्या है, इसके यूजर्स क्या हैं, वो इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, कौन से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, फिर इसके बाद कौन से डिफरेंट टूल्स हैं, और उन 2 टूल्स को हमने डिटेल के साथ जो है आज डिस्कस कर लिया है। तो आपने फर्स्ट आज वाली देख लेना है और इनको बुक से एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है, ताकि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स करने चलें तो हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने में कोई किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर ये फार्मूलाज क्लियर ना हुए तो फिर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो इसलिए फार्मूलाज को साथ साथ क्लियर कर लें और साथ साथ इन चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करें। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।